हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएसवी देसवी में एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो भिन्न भिन्न ऑप्टिकल फिनोमिनन्स थे उनके यूजेस क्या थे। आज हम देखेंगे जो हमारा मिरर्स हैं, चाहे वो समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, और उनकी क्या विशेषताएं हैं और कैसे कैसे कहाँ पे यूज होते हैं। ये मान के चलिए इस स्क्रीन से भी 1 नंबर लगभग हर परीक्षा में पक्का है। स्क्रीन शॉट ले लें पहले तो, ताकि नोट डाउन कर सकें। मैं हटा जा रहा हूँ। ठीक, देखिए समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, बहुत बार सवाल आता है। कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, क्योंकि उसमें वक्रता होती ही नहीं है, इसलिए अनंत जवाब होता है। ठीक, बाकी के कुछ सवाल जो पॉइंट्स लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सवाल आते हैं। चलिए तेजी से देखते हैं। समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो काल्पनिक बनता है, बराबर आकार का बनता है, दर्पण से बराबर दूरी पर बनता है और पार्श्विक उल्टा बनता है, लेटरल इन्वर्स। इसका मतलब क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ध्यान रखना। आता है सवाल बहुत। दूसरा पॉइंट है कि इससे बना जो इमेज है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर आकार का होता है, वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी होती है, और पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है लेटरल इन्वर्स, इसको कहा जाता है कि बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है। देखिए इन्वर्स से सेंस ये जाता है, उल्टा का मतलब जैसे एक ये उल्टा है, कोई चीज़ ऐसी रखी है और इसका जब इन्वर्स किया जाए तो ये ऐसी हो जाएगी। ये बात यहाँ पे नहीं बताई जा रही है, ये बात यहाँ पे नहीं, ये तो बिल्कुल रिवर्स कह देते। पार्श्विक इन्वर्स का मतलब है ये वस्तु कोई है इस टाइप से, तो जब इसका रिवर्स बनेगा तो ये ऐसे, ये है पार्श्विक इन्वर्स, लिटरल इन्वर्स। ठीक, दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वस्तु से लंबाई आदि हो। किसी भी समतल दर्पण में अपना जो इमेज आप देखना चाहते हैं पूरा, तो दर्पण की लंबाई उस इमेज से कम आधी होनी चाहिए। किसी भी समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु से कम आधी जरूर होनी चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट है, यदि वस्तु v चाल से दर्पण की ओर चल रही हो तो प्रतिबिंब उससे दुगनी चाल से उसकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। यदि वस्तु v चाल से दर्पण की ओर चले तो इमेज 2v चाल से अपनी ओर आती हुई दिखाई देगी। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितनी इसको स्टार देना चाहो उतने स्टार कम हैं, इतना महत्वपूर्ण है ये सवाल कि दो समतल दर्पण के बीच कितने इमेज बन सकते हैं। ये निर्भर करता है कि वो समतल दर्पण कितने एंगल पर टिल्ट हैं एक दूसरे से, उनके बीच टिल्टिंग कितने डिग्री की है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इस सूत्र से निर्धारित होती है, 360/θ-1। अब यहाँ थीटा का मान आप जो कुछ चाहो रखते जाओ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, जो भी रखना चाहो। और इसीलिए जब यहाँ पे जैसे अब आप रख दें 90 तो हो जाएगा 4 में से क्या 3 इमेज बनेंगे, यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश पे हों तो 3 इमेज बनेंगे। ठीक, अगर 60 अंश पे हैं तो 6 में एक या 5 इमेज बनेंगे। थीटा का मान जो भी रखना चाहो उसी से आप निकाल लेना, बहुत सवाल आता है इस पर। समानांतर दर्पणों के बीच अनंत इमेज बनते हैं भाई, जब एंगल 0 हो जाता है उनके बीच, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिट, और उससे -1 करोगे तो भी इन्फिनिट, इसलिए इन्फिनिट रहता है।
यदि आपतित किरण स्थिर रहे तथा दर्पण थीटा कोण से घूमे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई सा भी पॉइंट आए गलत नहीं करेंगे। बहुत सवाल आता है, ये इमेज वाला तो लगभग हर बार ही पूछा जाता है। ठीक, अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण से इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है, वस्तु से छोटी बनती है। जब बड़े क्षेत्र का इमेज छोटे जगह पे देखना हो तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। जब बड़े एरिया का इमेज छोटे जगह पे देखना हो तो इसका इमेज किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता, अगेन फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रक चालकों और मोटर कारों के चालक के बगल में जो लगा होता है वो यही उत्तल दर्पण होता है। ठीक, इसमें समानता फिर हम कहेंगे वही गलती होगी, उत्तल दर्पण के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अवतल दर्पण में ओवरलैप कर जाती हैं, अवतल वाली उत्तल में कर जाती हैं। तो उसी से बचना है आपको। बचने का एक ही तरीका है कि नोट डाउन करें, आप कहीं नोट करें, बार बार पढ़ें उसको, बार बार आँखों से देखें। मनोविज्ञान में ये आता है जिक्र कि व्यक्ति की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है फोटोजेनिक, एक होती है आइकोनिक और एक होती है इकोइक। इकोइक मतलब ध्वनि संबंधी, जो सुन के आप याद करते हैं, और आइकोनिक मतलब प्रतिमा संबंधी। तो इमेज बनती है जब आप नोट्स का, अपने कॉपी डायरी का, रजिस्टर का पन्ना बार बार आंखों से देखते हैं तो एक मेमोरी में सेव होता है और वो एग्जाम हॉल में रिकॉल भी होता है। इसलिए नोट्स का बहुत महत्व है। ठीक, जरूर नोट करें इसको। ये छोटा सा इमेज फॉर्मेशन का है कि अवतल दर्पण से ऐसे ही बनता है, केवल एक कंडीशन, उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन में 6 कंडीशन होती हैं, 6 स्थितियां हैं। बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी किताब, गाइड, हाई स्कूल स्तर की हो आपके पास, सब में बना हुआ है, आप बना के देख लें। हमने नीचे एक समरी जरूर दी है जो आपके सब परीक्षा में आएगी और सवाल आपका गलत ना हो। इस समरी को ही अगर समझ लेंगे तो भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। फिर भी आप बना के रखें, देख जरूर लें, बहुत आसान है। 1-2 बेसिक बातें हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं, फोकस से आने वाली परावर्तन के पश्चात अनंत पे चली जाती हैं। 2 बातें अगर ध्यान रखोगे तो सारी इमेज बन जाती हैं। ठीक, अवतल दर्पण में क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है? दाढ़ी बनाने में, नाक कान गले के डॉक्टर के पास ही होता है, यानी छोटा इमेज को बड़ा करके देखना है आपको। गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने की दुकानों पे, नाक ENT डॉक्टर्स के पास होता है। बिल्कुल रट के रखना, बार बार लिख लिख के याद करिएगा। अवतल दर्पण से इमेज कैसे बनती है, इसकी 6 स्थितियां हैं। बहुत ध्यान से देखें, हमने ये टेबल बना के बहुत सरल करने का प्रयास किया है। इमेज बना के ज़रूर आप देख लेंगे, हमें मौका लगेगा तो हम बना देंगे किसी दिन। जगह की भी समस्या रहती है और थोड़ा और भी, यही अगर लाइव सिस्टम हो तो बहुत अच्छा, या फिर वो सिस्टम हो स्मार्ट बोर्ड वाला तो आसान हो जाता है। फिर भी इस टेबल के जरिए आप बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। आज ही याद हो जाएगा, बस 2 मिनट का आप समय दें इसमें। ये हमने वस्तु रखी है, ये अवतल दर्पण से इमेज कैसे बनेगा। ये इमेज है, उस इमेज की प्रकृति क्या हो सकती है, उसका आकार क्या हो सकता है। ध्यान देना, बहुत ही एकदम लॉजिकल तरीके से, बहुत वो क्या कहें, 3rd क्वालिटी की रीजनिंग है। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो इमेज फोकस पर बनेगी। ठीक, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। यदि वस्तु वक्रता केंद्र, C फॉर वक्रता केंद्र, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। यदि वस्तु फोकस, F फॉर फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो इमेज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये 5वां और पहला एक दूसरे को अपोजिट है, एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद। और यदि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच है, पोल के बीच है, तो दर्पण के पीछे बनेगी।
पहले इतनी बात याद रखें, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसके बाद उसके नेचर और उसके साइज पे जाएंगे। नेचर साइज में कुछ है ही नहीं। नेचर में क्या है, रियल और इरेक्ट, वास्तविक और उल्टा। यहाँ भी जब अनंत में है तो भी वास्तविक उल्टा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बस छठवें में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, जस्ट उल्टा। इन सब में पहले नंबर से लेके 5 तक वास्तविक और उल्टा बनेगा। छठवीं जो कंडीशन है, जब फोकस और पोल के बीच होगा तो आभासी और सीधा हो जाएगा। ऊपर जो था उसका जस्ट उल्टा। इधर देखिए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आएगी तो छोटा। जब वक्रता केंद्र पे है तो बड़ा, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो बहुत बड़ा, और जब फोकस पर है तो बहुत बड़ा। अनंत पे है तो बहुत बड़ा, और जब फोकस और पोल के बीच है तो आवर्धित है। ये भी लगभग लॉजिकल है। अब इसमें देखिए आकार में क्या है, जैसे अनंत से आप चलते जाते हैं इधर को, अनंत, ठीक, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये पोल, ऐसे है अगर ये, ठीक। तो वक्रता केंद्र पे है तब बहुत छोटा, ठीक। जब यहाँ पे आया तो थोड़ा छोटा हो गया, मतलब इससे बड़ा। अब यहाँ बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा अगर है यहाँ पे, मान लीजिए ये इस टाइप का है, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा, फिर बड़ा हो गया, वक्रता केंद्र पर बड़ा, वक्रता केंद्र पर बड़ा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बहुत बड़ा। अब जब यहाँ पे आया तो फिर बहुत बड़ा, यहाँ बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे भी बहुत बड़ा, और यहाँ आभासी हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप अनंत से इधर दर्पण की ओर बढ़ते जाते हैं तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता चला जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, बहुत छोटा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर आवर्धित। बस आपको ये याद रखना, ये भी याद नहीं रखना। पहले हमने इमेज यहाँ पे रखी थी, फिर यहाँ पे रखी, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पाँचवीं स्थिति, छठी स्थिति, ऐसे ऐसे इमेज हम लोग लाते गए। और वैसे ही आप देखते हैं बिल्कुल 1 से लेकर 5 तक वास्तविक उल्टा है, छठवें में पलट जाता है। यहाँ पे बहुत लगातार उसका आकार बड़ा होता जाता है। बनेगा कहाँ पे, ये भी बहुत आसान है। जब फोकस है तो अनंत पर है, जब अनंत पर है तो फोकस में बनेगा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो फोकस और अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वक्रता केंद्र में है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब फोकस पर अनंत में बनेगा। देखिए, पहला और 5वां याद ही नहीं करना है, तीसरा भी याद नहीं करना है। वक्रता केंद्र पे है तो इमेज भी वक्रता केंद्र बनता है, अनंत में है तो फोकस पे तो अनंत पे। 3 तो ऐसे ही याद हो गए, 3 को। और छठवां याद ही है वो तो आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, उससे कोई लेने देना नहीं। तो ये भी याद हो गया। बस आपको याद रखना 2 और 4, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और फोकस वक्रता के बीच तो वक्रता अनंत बीच। ये भी एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं। ये यहाँ पे है तो यहाँ पे, और जब यहाँ पर रखो तो यहाँ पे। दूसरा और चौथा एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, रिवर्स मैचिंग है। तो थोड़ा सा बार बार इसको पढ़ें। दूसरा, आगे जो भी होगा, सामान्यतः जो लेंसेस की बात करें, अगर कॉन्वेक्स लेंस या उत्तर लेंस में सामान्यतः इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अभिसारी, यानी इस प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात ये, जबकि अवतल लेंस को डाइवर्जिंग, ठीक, इस टाइप से डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे कारण, ये जो लेंस है ये प्रिज्म से मिलकर बना हुआ माना जाता है।
लेंस जो है प्रिज्म से मिलकर बना हुआ माना जाता है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी है जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन के पश्चात हमेशा वो आधार की ओर बेंड होगी, और ये ऐसे ही बना होता है इस टाइप से, और इसमें ये उल्टा होता है क्रम इस टाइप से। इस टाइप से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसलिए अवतल लेंस में फैलती हैं, अपसरित होती हैं, और इसमें अभिसरित होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक, ये टेबल को बार बार पढ़ें, कोई समस्या हो कमेंट करें तो फिर करेंगे, लेकिन बहुत लॉजिकल तरीके से, सरल तरीके से लिखा है। यहाँ पे ये कुछ दो तीन पॉइंट लिखे हैं प्रकाश की चाल के संबंध में। प्रकाश की चाल की खोज रोमर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर कह सकते हैं आप। और ये खोज हुई थी बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के पता लगा रहे थे। ये बृहस्पति ग्रह का स्टडी कर रहे थे, उसके उपग्रहों की खोज कर रहे थे। उस समय ये प्रकाश की चाल इन्होंने 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड खोजी। तो प्रकाश की चाल की खोज किसने की? रोमर ने। प्रकाश की चाल निर्वात में इतनी होती है, आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। पानी में कितनी होती है? तारपीन के तेल में कितनी हो? कांच में अक्सर पूछ लिया जाता है। पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तारपीन के तेल में होती है 2.04 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और ये यहाँ पे लिखा है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मान हीरा के लिए 24 डिग्री, कांच के लिए 42 डिग्री और पानी के लिए 48.5 डिग्री होता है। ये क्रांतिक कोण बीच में कहाँ से टपक पड़ा? ये क्रांतिक कोण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। क्रांतिक कोण पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए 2 कंडीशन है। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में गमन करे। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। क्रांतिक कोण क्या बोला है? क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, और तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। बहुत संक्षिप्त में ऐसे समझें, जैसे ये कोई माध्यम है, ये सघन है, ये डेंस मीडियम है, और ये रेयर मीडियम है। जब प्रकाश, ये मीडियम डेंस है और ये रेयर, 2 मीडियम हैं, 1 और 2। ये इंटरफेस है जो उसको दोनों को अलग करता है। प्रकाश की किरण जब ऐसे आई, आपतित हुई, तो अपवर्तन के पश्चात, अब हम लोगों ने अपवर्तन के बहुत बेसिक नियम हैं। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो अविलंब तो है ये। अब इससे दूर इसे हटना है, यानी इसका जो नेचुरल डायरेक्शन था उससे ये बेंड हो जाए, दूर भागेगी। इसको आना चाहिए था ऐसा, लेकिन आएगी ऐसी। आना चाहिए था ऐसा, लेकिन जाएगी ऐसी, क्योंकि वो डेंस से रेयरर में आ रही है। ठीक, अब इसमें आपतन कोण कौन सा है? आपतन कोण है ये। ठीक है, ये नहीं है। कई दफ़े लोग ये बता देते हैं ये आपतन कोण है, गलत। आपतन और परावर्तन कोण या आपतन और अपवर्तन कोण का ध्यान रखने। जैसे ये अपवर्तन के परावर्तन के केस में ये समझे, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। वही रिफ्रैक्शन के संदर्भ में है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब जब इस कोण के मान के लिए, ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हमने क्या किया, एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट की यहाँ पे, दूसरी क्वेश्चन की, हमने इसको आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, ऐसे कर दिया। अभी और ऐसे हो गई, थोड़ा सा और बढ़ाया ऐसे, अभी बिल्कुल यहाँ पे इंटरफेस पे आ गई। यहाँ पे ये घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ रहे हैं? मतलब हो तो रहा था यहाँ अपवर्तन, लेकिन हो गया परावर्तन। भाई यहाँ पे कोई ये ओपेक इंटरफेस तो है नहीं, ट्रांसपेरेंट है। काम हो रहा था अपवर्तन का और हो गया परावर्तन, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जो प्रकाश लाइट जितनी यहाँ आई सारी की सारी उसी मीडियम में वापस चली गई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये जो कोण है ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है सी, ये क्रांतिक कोण का मान है। जिस क्रांतिक कोण मतलब जिस आपतित कोण के लिए अपवर्तित कोण का मान 90 अंश हो जाए, अब ये 90 अंश हो गया यहाँ पे, उस आपतित कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। परिभाषा है तो क्रांतिक कोण क्या है, बहुत सिंपल ऐसे ही आ सकता है। क्रांतिक कोण है आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तित कोण, सीधी सी बात है। आपतित, सॉरी इधर से क्यों काउंट करेंगे, सॉरी ये है तो ये आपतन से ऐसे यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से ऐसे। यानी क्रांतिक कोण एक आपतन कोण है, ठीक, यही क्रांतिक कोण है। हीरा के लिए 24 अंश में ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है और TIR की घटना घटित हो जाती है। कांच के लिए यह 42 डिग्री है, पानी के लिए इतनी है। और जो कुछ भी इसमें बचेगा शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बहुत सिंपल सी घटना है लेकिन उसके थोड़े से यूजेज होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसमें प्रकाश की चाल के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। नेचर ऑफ लेंस पे कई दफ़े आता है, किसी लिक्विड में डिप किया जाए तो उसकी फोकस दूरी कैसे वेरी करती है, कम ज़्यादा छोटा सा आता है उस पर। तो चाहो तो उसको भी देख लेते हैं इसी में। इसमें देखते हैं, जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकल लेंथ वेरी कर जाती है। सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल आता है। मान लीजिए लेंस जिस भी पदार्थ का बना है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक, और जिस द्रव में उसको डुबाया गया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डैश। तो 3 कंडीशन है, या तो उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जिस द्रव में डुबाया गया है, या तो बराबर हो दोनों, या उस लेंस के पदार्थ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। 3 कंडीशन है, ठीक। तीनों में थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाता है। अगर किसी ऐसे लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिस द्रव की अपवर्तनांक उस लेंस से ज़्यादा है, तो लेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंस की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा। 3 बातें ध्यान रखना है, पावर घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी, लेंस के नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि लेंस और उस लिक्विड की दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लेंस की फोकल लेंथ अनंत हो जाएगी, क्षमता शून्य हो जाएगी। जाहिर सी बात है, क्षमता शून्य, फोकस दूरी और क्षमता रिवर्स होती हैं, ध्यान रखना। ये भी एक सूत्र आता है, F पावर 1/d या D बराबर 1/F, लेकिन ये जो है मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी यदि मीटर में है तो क्षमता D को डायोप्टर में नापा जाता है। ये भी सवाल आता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में, ठीक।
यदि लेंस की अपवर्तनांक कम है, लिक्विड का ज़्यादा है, थोड़ी शायद में हो सकता है कुछ इधर स्पिन पड़ गया हूँ, लेकिन जो लिखा है वो सही लिखा है। यदि लेंस का ज़्यादा है उस लिक्विड का कम है तो ये होगा चेंज। ठीक, क्षमता घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी, लेंस प्रति नहीं बदलेगी। ये दोनों बराबर हैं तो फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य, और लेंस समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा, समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा। और यदि लेंस की फोकस दूरी कम है और लिक्विड की ज़्यादा है, ठीक, तो फोकस दूरी बढ़ेगी लेंस की, उसकी क्षमता घटेगी और लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी। उत्तल है तो अवतल हो जाएगा और अवतल है तो उत्तल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कहीं नोट करके रखना, बढ़िया सा सवाल आता है। दूसरा, इस पर भी कभी कभी आ जाता है कि फोकस दूरी दी है तो क्षमता निकाल लें। फोकस दूरी वो सेंटीमीटर में देंगे और आप अगर वो ऐसे ही लगा दिए फार्मूला गलत हो जाएगा, फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट कर लें। एक और बहुत बेसिक सा रहता है, किसी लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए यू क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, और वी है वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, एक और बहुत बेसिक सा फार्मूला आता रहता है जिसे हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। ठीक, R1 माइनस R2। यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्याएं हैं, और म्यू अपवर्तनांक है। तो भी हम इस सूत्र से फोकस दूरी निकालते हैं। इस टाइप से है तो आप इससे निकाल लेना, D=1/F होता ही है, ये मीटर में रहना चाहिए। ये भी एक छोटा सा सूत्र उपयोग होता है। काफ़ी कुछ बातें हो गई, ठीक, बार बार रिवाइज करें इसको और आगे देखते हैं अब क्या मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।